अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज टॉपिक 5 ऑफ सेक्शन नंबर 1, जो कि है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अच्छा गाइस, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस। जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एम्स होते क्या हैं? बेसिकली दीज आर टारगेट्स ऑफ अ बिजनेस। जो एक बिजनेस सेट करता है वो इसलिए सेट करता है ताकि वो उनको पता हो कि हमने इस साल के अंदर क्या क्या चीजें करनी है। दे आर नॉट वंडरिंग अराउंड एमलेसली। उनको पता होना चाहिए कि अच्छा यार, हमने क्या क्या चीजें अचीव करनी है, क्या क्या गोल्स माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। दे गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके। अब ये जो एम्स और टारगेट्स होते हैं ना गाइस, दीज टेंड टू चेंज ओवर टाइम। कंपनी के डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर आपकी गोल्स चेंज होते रहते हैं। इनिशियली जनरली कंपनीज का एम होता है कि अच्छा यार, वी वांट टू सरवाइव इन द मार्केट, क्योंकि नया बिजनेस है, कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, फिलहाल हमें उसको मैनेज करना है, बिजनेस को सर्वाइव करवाना है। फिर कुछ अर्से बाद बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स दोबारा चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार अच्छा, अब हम क्योंकि एस्टेब्लिश हो गए हुए हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपैंड, या वी आर गोइंग टू गो इनटू अनदर कंट्री, या वी आर गोइंग टू गो इनटू अनदर सिटी। हम कोई नई ब्रांच खोलेंगे, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे, व्हाटएवर इट माइट बी। जो स्टेक होल्डर होते हैं ना गाइस, वो बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को शेप करने के अंदर। स्टेक होल्डर्स गाइस, any person who has a direct or indirect relationship with the business या interaction with the business. Government, customers, managers, employees, owners, shareholders, local authorities होती हैं। All these people are your stakeholders. आप इन सब को मद्देनजर रखते हुए, इन सब को अपने पर्सपेक्टिव में रखते हुए कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स को शेप करते हो। अच्छा जी गाइस, अब बात करते हैं कि आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्यों चाहिए होते हैं, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, उनकी नीड क्यों होती है। सबसे पहले वो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने टारगेट्स को अंडरलाइन करो, ताकि बोथ मैनेजर्स और वर्कर्स को पता हो कि हमने किस चीज को अचीव करना है, हमने जिंदगी में करना क्या है। आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग अपने लिए एम रखते हो कि अच्छा यार, वी वांट टू स्कोर एन ए और एन ए स्टार। ठीक है, तो आप उस हिसाब से उसके लिए तैयारी करते हो। फिर किसी का गोल हो सकता है कि अच्छा यार, आई वांट टू स्टार्ट अप अ बिजनेस, तो फिर वो उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को मैनेज करता है, उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, उसके ऊपर फिर देन यू स्टार्ट टू बिल्ड अपॉन, फिर आप उसके ऊपर काम करते हो। सेकेंडली, ये आपको डिसीजन मेकिंग में अलाउ करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि अच्छा यार, यू वांट टू लर्न अ न्यू स्पोर्ट, तो अब आप बैठ के सारा दिन मूवीज नहीं देखोगे। यू विल डिसाइड हाउ टू यूज योर टाइम एफिशिएंटली, और आप अपना टाइम लगाओगे उस स्पोर्ट को सीखने के अंदर। ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल अगर एक नया रैकेट लेना है, तो आप उन पैसों से जो है खाना नहीं खाओगे। यू विल यूज दैट मनी, और आप एक डिसीजन लोगे कि अच्छा यार, इन पैसों से मैंने बैडमिंटन का रैकेट खरीदना है, या क्रिकेट का बैट खरीदना है, या एक नया फुटबॉल खरीदना है, या फॉर एग्जांपल फुटबॉल के शूज खरीदने हैं। तो यू नीड टू हैव ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आप अपने डिसीजन ज्यादा अच्छे तरीके से ले सको, आप बेहतर डिसीजन ले सको। लास्टली, जब आप एम्स और टारगेट्स रखते हो, तो इट हेल्प्स यू मेजर योर परफॉर्मेंस। ठीक है। आपने एक टारगेट रखा कि यार, फॉर एग्जांपल, आई वांट टू लर्न हाउ टू डू पुशअप्स। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल है। तो आप देखते हो कि अच्छा यार, मैंने, आप आफ्टर अ वीक देखते हो अब मैं कितनी पुशअप्स कर, अच्छा यार नहीं, आई नीड टू चेंज समथिंग, मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा, मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा। इफ यू कैन डू फॉर एग्जांपल 10 पुशअप्स आफ्टर अ वीक, तो आप कहोगे ओ, दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग राइट, तो आई शुड कंटिन्यू विद दिस। तो आप उस चीज को करते रहोगे। ठीक है। तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार, हमने किस गोल की तरफ काम करना है, और आप अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हो। गाइस, जिस तरह फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के सीआईईज हैं, आपको पता है मैंने सीआईई में ए और ए स्टार लेना है। आप घर बैठ के पास पेपर्स करते हो ईयरलीज, फिर आप चेक करते हो, ओ अच्छा, मेरे इतने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ द टोटल, आई नीड टू इम्प्रूव ऑन दीज एरियाज। ओके। तो इसलिए हैविंग गोल्स, हैविंग ऑब्जेक्टिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, जो गाइज एक प्राइवेट कंपनी का, या एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी का सबसे जो मेन गोल होता है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो बिजनेस ही इसीलिए कर रहे थे। दे वांट टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। कॉस्ट होते हैं हमारे खर्चे, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट देना है, रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, वर्कर्स को सैलरीज देनी है, बिजली के पैसे देने हैं, ऑल दीज थिंग्स जो प्रोडक्शन के अंदर लगती हैं, मार्केटिंग के पैसे देने हैं आपने, एड्स चलवानी है, एड्स बनानी है। एंड रेवेन्यू इज द मनी दैट यू गेट व्हेन यू सेल द प्रोडक्ट, मनी फ्रॉम सेल्स। ये वो वाले पैसे हैं जो आपको एक प्रोडक्ट बेचने से मिलते हैं। जाहिर है जब इन दोनों वेरिएबल्स का डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये डिफरेंस जितना बड़ा होता जाएगा रेवेन्यू की साइड पे, उतना प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ। गाइस ग्रोथ कंपनी करना चाहती है, ग्रोथ हमने अभी पिछला पूरा चैप्टर इसके ऊपर डेडिकेट किया है। आप अपनी सेल्स में मैक्सिमाइज करना चाहते हो, अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाहते हो। जब आपकी कंपनी ग्रो कर जाती है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होता है। मतलब व्हेन योर कंपनी ग्रोज, तो अब उसको फायदा ये हो रहा है, उसकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होने लग जाती है बल्क बाइंग की वजह से। फिर आपको मार्केट के ऊपर ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है, आप मार्केट को डोमिनेट करते हो। गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम आपको क्या लगता है कौन से मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर सेल्स होती होंगी, तो आप वो क्या कहोगे? एप्पल और सैमसंग का मार्केट में सबसे ज्यादा कंट्रोल है, बिकॉज उन्होंने मेक श्योर किया है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी दुनिया की इकोनॉमियों के अंदर अवेलेबल हैं। मैनेजर्स को क्यों ग्रोथ चाहिए होती है? मैनेजर्स को ग्रोथ इसलिए चाहिए होती है क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी, ब्रांड एक्सपैंड करेगा, तो मैनेजर्स को पता है कि यार हमें भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, उनको पता है कि हमें भी ज्यादा पर्क्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, हमारी सैलरीज इंक्रीज हो जाएंगी, हमें प्रमोशंस मिल जाएंगी। और वर्कर्स को भी लगता है कि अच्छा यार अगर कंपनी ग्रो करेगी तो हमारी जॉब्स ज्यादा सिक्योर हो जाएंगी। तो दैट इज वाई मैनेजर्स ऑल्सो गेट मोटिवेटेड जब ग्रोथ की बात होती है। मूविंग ऑन, इंक्रीज इन मार्केट शेयर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। मार्केट शेयर होता क्या है? मार्केट शेयर होता यह है कि पूरी इंडस्ट्री की सेल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें, पूरी इंडस्ट्री में आपके ब्रांड की कितनी सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फोन्स इकोनॉमी में 100 है, तो उसमें आपके ब्रांड के मोबाइल फोन्स कितने हैं, तो आपकी कंपनी की सेल्स कितनी है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एप्पल की, एप्पल के फॉर एग्जांपल हैं 50, तो हम 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, जो कि है टोटल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से टू गेट परसेंटेज, 100 से कैंसिल, तो हम कहेंगे एप्पल का तकरीबन 50% मार्केट शेयर है, कि मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर 50% मोबाइल फोन्स आर फ्रॉम एप्पल। अच्छा अब इससे क्या होता है, ये पॉइंट ग्रोथ से लिंक होता है। ठीक है, जो एक एक्सपेंडिंग बिजनेस होता है, हमने मेक श्योर करना होता है कि अच्छा यार हम कोशिश करते हैं हमारा मार्केट शेयर ज्यादा हो। जितना एक ब्रांड का मार्केट शेयर गाइस ज्यादा होता है, उतना ही उसका सप्लायर्स के ऊपर कंट्रोल ज्यादा होता है, उतना ही उसका रिटेलर्स के ऊपर कंट्रोल ज्यादा होता है, उतनी ही उसके अंदर मार्केट की सेल ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल हूँ, मैं किसी भी स्टोर को जाके, रिटेलर को जाके कह सकता हूँ कि ब्रो आप अगर सैमसंग का फोन रखोगे तो हम आपको आईफोन्स नहीं देंगे। या अगर आप चलो सैमसंग तो फिर एक बड़ी कंपनी है, अगर मैं उनको कहता हूँ कि ब्रो अगर आप क्यू मोबाइल रखोगे या हवावे रखोगे तो हम आपको प्रोडक्ट्स अपने नहीं बेचेंगे, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा सर आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, तो मैं जो है ना क्यू मोबाइल नहीं रखता, लेकिन मुझे आपका तो चाहिए ब्रांड नेम अपने साथ। तो फिर वो क्यू मोबाइल नहीं रखेगा, आपका ब्रांड रख लेगा। तो ये फायदा होता है हायर मार्केट शेयर का। ये गाइस एक छोटा सा नोट है, इसको देख लें। कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेस एक्सपैंड कर रहे होते हैं उनका मार्केट शेयर कम होता है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती है, उसके अंदर नए कंपेटिटर्स आई जा रहे होते हैं। तो समटाइम्स दिस कैन हैपन कि एक बिजनेस जिसका साइज बहुत बड़ा हो लेकिन उसका मार्केट शेयर थोड़ा हो सकता है। दैट इज नॉट बिकॉज कि वो कंपनी पुअर परफॉर्मिंग है, लेकिन बिकॉज मार्केट इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी रैपिड रेट। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। गाइस सर्वाइवल जो है ना, इसका मतलब होता है कि आप कोशिश करते हो कि यार मैं बस अपने ब्रांड को किसी तरह चला लूं। आप प्रॉफिट के बारे में नहीं परवाह करते, आप कहते हो बस ब्रेक इवन हो, कि भाई ना मुझे प्रॉफिट हो ना लॉस हो, लेकिन मेरी कंपनी चलती रहे। जनरली दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू बिजनेसेस, जिन्होंने अभी अभी अपना काम स्टार्ट किया है, वो वाले बिजनेसेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है। दे आर न्यू इन द मार्केट, मार्केट में और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं who can compete with them on the basis of price very easily। इनकी बेचारों की कॉस्ट भी अभी ज्यादा होती है क्योंकि दे आर न्यू टू द बिजनेस।
तो ये शुरू में कोशिश करते हैं कि यार वी आर जस्ट गोइंग टू ले लो और हम आराम सुकून से ना ऐसे बस सरवाइव करते जाएंगे। फिर ये ऑब्जेक्टिव कभी कभी होता है जब आपकी इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत खराब हों। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है रिसेशन चल रही हो, इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास परचेजिंग पावर ना हो, लोगों के पास पैसे ना हो खर्च करने के लिए, तब बिजनेसेस इस मॉडल पे आ जाते हैं। उसके बाद बिजनेसेस इस मॉडल पे तब आते हैं गाइस अगर खुदा ना खास्ता कोई पेंडेमिक जैसी चीज चल रही हो। आपको याद है कोविड के अंदर कितने बिजनेसेस बंद हो गए थे, कितने बिजनेसेस की ब्रांचेस बंद हो गई थी, क्योंकि 2 साल के लिए, 2 ढाई साल के लिए ये चल रहा था पेंडेमिक सारा। तो इस तरह के मौकों के अंदर पीपल प्रेफर टू गो ऑन सर्वाइवल मोड। वो कोई compete नहीं करते, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, जो एग्जिस्टिंग उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर वो प्ले करते हैं। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू। अच्छा गाइस, जो शेयर होल्डर होता है ना कंपनी का, उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, उसको चाहिए हायर रिटर्न्स। हायर रिटर्न्स दो फॉर्म में होते हैं। पहले तो उसको डिविडेंड चाहिए, वो चाहता है कि भाई मुझे ज्यादा डिविडेंड मिले, जितने मैंने इन्वेस्ट किए हैं उसके अगेंस्ट मुझे ज्यादा पैसे मिले। दूसरा वो चाहता है कि जो उसका शेयर है उसकी वैल्यू भी बढ़े, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है ना कि शेयर्स मार्केट में बिकते हैं दोबारा। आपने अगर किसी ब्रांड के शेयर्स खरीदे हैं, इसको गोल्ड की तरह समझो, आपने शेयर खरीदा, उसकी प्राइस बढ़ गई, आपने उसको बेच दिया, ठीक है। तो ये होती है शेयर होल्डर की वैल्यू। मैं मेक श्योर करते हैं कि डिविडेंड्स उनको ज्यादा मिले और शेयर प्राइस इंक्रीज होती रहे, ताकि उन्होंने जो एक एसेट खरीदा है आपका शेयर, उसकी प्राइस बढ़ती जाए, ठीक है। बाय द वे अगर आपने ये चीजें देखनी है तो आप देख सकते हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। गाइज ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल है, इसके ऊपर ना जितनी भी कंपनीज है ना जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब आप ये देखो, एटलस होंडा, उनकी लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस LDCP वाज 862 रुपीज। उनके स्टार्ट हुई थी 876 से, सबसे ज्यादा प्राइस जो थी वो 876 थी। प्राइस कम हो गई बाय द एंड ऑफ द डे विच वाज 838, और उनका चेंज आया है -14 का। सिमिलरली दीवान मोटर्स जो हैं उनका देखो 0.36 का इंक्रीज आया है शेयर प्राइस के अंदर। एटलस होंडा कार्स का भी कम हुआ है, इंडस मोटर्स का भी कम हुआ है, मिलित ट्रैक्टर्स का भी कम हुआ है, साजगार इंजीनियरिंग जो है उसका 37 रुपीज बढ़ा है, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल असेंबलर कंपनीज हैं, ये केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं, ये आपकी बाकी सब कंपनीज हैं, डिफरेंट बैंक्स हैं, ठीक है। दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो सिमिलरली जिस तरह अगर आप गोल्ड खरीदते हो, तो आपने गोल्ड फॉर एग्जांपल अगर सस्ता खरीदा तो कल को अगर आप महंगा बेचते हो तो आपको उससे फायदा होगा, ठीक है। शेयर्स का भी सिमिलर हिसाब होता है, दे आर एन एसेट जिसकी प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। गोल्ड की खैर कम तो नहीं होती, लेकिन शेयर्स की प्राइस कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस। फिर हमारे पास गाइज आ जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव। गाइस देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये होता है बेसिकली मकसद कि ना जो बिजनेसेस है ना, प्राइवेट सेक्टर वाले बिजनेसेस सारे, आपको याद है हमने पढ़ा था कि दे डू नॉट केयर अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। लेकिन ये कितने टाइम तक ही चलती ये हरकत, राइट। तो व्हाट हैपेंड इज आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंपनीज ने वेलफेयर के लिए भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया। जब उन कंपनीज ने वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया तो लोग, जनरल पब्लिक बहुत हैरान हुई, बहुत खुश हुई उन कंपनी से। और उन कंपनी ने देखा यार हमारी सेल्स में तो इंक्रीज आ गया, क्योंकि लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी है कि हम बाकी स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल कर रहे हैं, हम कस्टमर्स का ख्याल कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए वेलफेयर कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वेलफेयर का काम साथ साथ थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया, बाकी स्टेक होल्डर्स को देखना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, उनकी सेल्स में बेहतरी आई। फॉर एग्जाम्पल एडिडास क्या करता है, एडिडास कहता है कि जनाब जो हमारे शूज हैं, अल्ट्रा बूस्ट जो हमारा जूता है, उसके अंदर हम यूज करते हैं, पता नहीं मेरे ख्याल से 70% प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज करते हैं, ओशन प्लास्टिक जो होता है। तो लोगों ने कहा वाह यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों ने एडिडास के जूते खरीदना शुरू कर दी। सिमिलरली पेप्सी ने एक कैंपेन शुरू की थी, पेप्सी लीटर ऑफ लाइट। पेप्सी ने कहा था आप जितनी बोतलें खरीदेंगे हम उतनी जो है इलाकों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, बिजली प्रोवाइड करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे एट आवर ओन एक्सपेंस। तो लोगों ने कहा यार वाह ये तो कितनी अच्छी बात है, कितना नोबल काम है, नोबल इनिशिएटिव है। ये हो गए गाइस हमारे ऑब्जेक्टिव्स, 6 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस।
सोशल एंटरप्राइजेस वो कंपनीज होती हैं जिनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके साथ साथ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो पैसे वो कमाते हैं ना अपने बिजनेस एक्टिविटी से, उसको दोबारा वो लगा देते हैं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। दे ऑपरेट इन प्राइवेट सेक्टर एंड दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नॉट ऑल सोशल एंटरप्राइजेस आर नॉन प्रॉफिट, कुछ एनजीओज भी होती हैं और कुछ फॉर प्रॉफिट भी होती हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सोशल, कि वो जो है जॉब्स प्रोवाइड करना चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर। वो कोशिश करना चाहते हैं कि अच्छा यार, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, जो जिस तरह फॉर एग्जांपल होमलेस पीपल हैं या जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको उनके लिए हम काम करें किसी तरह। ठीक है, फिर उनका दूसरा होता है एनवायरमेंटल, कि दे वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एंड लास्ट होता है उनका फाइनेंशियल, कि वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो एक्सपैंड कर सकें। जिस तरह गाइज एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अखुवत, ये पाकिस्तान के अंदर है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ना ये इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करते थे गरीब लोगों को, ताकि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। वो कोई छोटा मोटा कोई करियाने की दुकान, कोई परचून की दुकान, इस तरह का कोई सेटअप स्टार्ट कर सकें। तो उस वजह से उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए थे लोगों को। एक चीज का हम नोट करेंगे, वो ये है कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना गाइस, वो हमेशा सेम नहीं रहते। ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं ड्यू टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, या फिर अगर लीडरशिप के अंदर चेंज आए तो फिर भी चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपका सीईओ है हु इज वेरी रिस्क अवर्स, वो कहता है यार मैंने रिस्क नहीं लेना ना, मुझे नहीं पसंद रिस्क लेना। तो वो सर्वाइवल पे काम करेगा, वो अपने डेवलपमेंट वगैरह में काम करेगा, फियर्स कंपटीशन नहीं करेगा। एक लीडर आता है जो रिस्क टेकर है बहुत ज्यादा, वो कहेगा भाई मैंने तो कम्पीट भी करना है, मैंने ग्रोथ भी करनी है, मैंने सारा कुछ करना है, मैंने रिस्क लेना है। तो फिर इन लोगों के भी ऑब्जेक्टिव्स चेंज होंगे बेस्ड ऑन देयर लीडरशिप। फॉर एग्जांपल, 3 साल के सर्वाइवल पीरियड के बाद एक बिजनेस कहता है कि यार अब मुझे प्रॉफिट्स चाहिए, तो अब वो compete करना शुरू कर देता है, वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स करना शुरू कर देता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर पेंडेमिक के टाइम्स के अंदर ज्यादातर बिजनेसेस ने जो है सर्वाइवल मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो गए थे। वो कह रहे थे कि यार वी नीड सर्वाइवल, हमने सर्वाइवल करना है ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे, वो बंद ना हो जाए। लोगों ने बड़े ज्यादा वर्कर्स को निकाल दिया था। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? ये वो लोग हैं जिनका कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है या इंटरेक्शन होता है बिजनेस के साथ। ठीक है, दीज आर द पीपल जो कि बिजनेस की डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं। वी हैव इंटरनल स्टेक होल्डर्स, वी हैव एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, कंपनी के अंदर होते हैं, सच एज द ओनर्स, द मैनेजर्स, द एम्प्लॉइज। और जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये वो लोग हैं विच आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ये एक्सटर्नल लोग होते हैं जिसके अंदर कस्टमर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, हमारे लेंडर्स आ जाते हैं जिनसे हम उधार लेते हैं, गवर्नमेंट्स आ जाती हैं जो हमसे टैक्सेस लेती हैं, और लोकल कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी वगैरह सारी आ जाती है इसके अंदर। गई सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं ओनर्स और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो द ओनर्स। अब ये क्या करते हैं? जो ओनर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंबाइन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जिनकी रिस्क लेते हैं, और फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं। अच्छा, अब ये क्या चाहते हैं? इनका गोल होता है कि दे वांट टू सी द कंपनी ग्रो। वो चाहते हैं कंपनी ग्रो करे, एक्सपैंड करे, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बेचे ताकि इनके पास ज्यादा प्रॉफिट्स आए। शेयर होल्डर्स चाहते हैं उन्होंने जो शेयर्स खरीदे हैं उनकी प्राइसेस ज्यादा हो जाएं, ताकि जब वो अगर बाद में फ्यूचर में उन शेयर्स को बेचें तो उनको उससे फायदा हो। उसके अलावा कभी कभी शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि जो कंपनी है वो सीएसआर एक्टिविटी भी करे। सीएसआर एक्टिविटी करने से सोसाइटी की वेलफेयर तो होगी, लेकिन कंपनी की अपनी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। देन वी हैव मैनेजर्स। मैनेजर्स क्या चाहते हैं गाइस? मैनेजर्स चाहते हैं कि जो बिजनेस है ना वो एफिशिएंटली काम करे। मैनेजर्स का काम होता है डे टू डे ऑपरेशंस को देखना, और जो वर्क फोर्स है, जो उन्होंने एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं, उनके ऊपर नजर रखना, देखना वो काम कैसा कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। मैनेजर्स ही बिजनेस को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जितना बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा उतनी मैनेजर्स के पास ज्यादा पावर आ जाएगी और कंट्रोल ज्यादा आ जाएगा। उसके साथ साथ उनके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, उनको ज्यादा बेहतर सैलरीज मिलना शुरू हो जाएंगी, उनको ज्यादा फ्रिंज बेनिफिट्स से ज्यादा पर्क्स मिलने लग जाएंगे। पर्क्स वो होते हैं जिस तरह, एक अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हो, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इंश्योरेंस मिलती है, मेडिकल फ्री हो जाता है आपका,
आपको गाड़ी मिलती है, मोबाइल फोन सर्विस मिलती है, वगैरह वगैरह। ऑल द नॉन पे बेनिफिट्स दैट यू गेट फ्रॉम अ बिजनेस, उनको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव एम्प्लॉइज। गाइस जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो जाहिर है द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट जो कंपनी के अंदर करते हैं, वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं जो कंज्यूमर्स को जाकर मिलने हैं। अच्छा, अब जो एम्प्लॉइज हैं दे शुड बी हार्ड वर्किंग एंड दे शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। जितने वो ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे और उतने ज्यादा कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इन रिटर्न जो एम्प्लॉइज हैं वो चाहते हैं कि यार हमें ज्यादा वेजेस मिलें, ज्यादा सैलरीज मिलें। वो भी चाहते हैं कि हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलें, फेयर ट्रीटमेंट मिले, सेफ्टी मिले हमें बिजनेस के अंदर। तो अब इनका भी इंटरेस्ट यही है कि यार बिजनेस ग्रो करे, एक्सपैंड करे, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए, क्योंकि जितना बिजनेस ग्रो करेगा, जितना वो एक्सपैंड करेगा, उतने ही ज्यादा एम्प्लॉयज को फायदा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में सबसे जो जरूरी स्टेक होल्डर है गाइस हमारे लिए, वो होता है हमारा कस्टमर। क्यों कस्टमर इतना जरूरी होता है? बिकॉज बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप पैसे दे रहे हो, एम्प्लॉयज को पैसे दे रहे हो, मैनेजर्स को पैसे दे रहे हो, ओनर्स को प्रॉफिट्स दे रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हो। कस्टमर एक वाहिद स्टेक होल्डर होता है जो आपको पैसे देता है, आपसे प्रोडक्ट खरीदता है। तो कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर वो लोग हैं जो बिजनेस को ड्राइव करते हैं, वो बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। जब वो हमारे से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो वो हमें पैसे देते हैं। उन पैसों को हम कहते हैं रेवेन्यू, या सेल्स रेवेन्यू भी कहा जाता है इसको। अच्छा, अब जो कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि यार हमें जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं उसके अगेंस्ट एक अच्छा गुड मिले जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी सेफ एंड इट शुड बी ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी में, आपकी मार्केट में और ब्रांड्स आ रहे हैं, कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, तो अब कस्टमर्स आल्सो वांट कि उनको आप ज्यादा बेहतर कस्टमर सर्विस दो और ज्यादा अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दो। गाइज एक बिजनेस जो टर्शरी सेक्टर में स्पेशली, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कस्टमर डीलिंग में और आफ्टर सेल सर्विस के अंदर ध्यान दे। क्यों? क्योंकि देखो, एवरीवन इज सेलिंग प्रोडक्ट्स, हर बंदा गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है। अब उससे होता क्या है, जो ब्रांड कस्टमर को इंपॉर्टेंट फील करवाता है, जो कस्टमर को अच्छी सर्विस देता है, जो कस्टमर का ज्यादा ख्याल रखता है, उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं टू गेट मोर कस्टमर्स इन द फ्यूचर। ठीक हो गया? तो कस्टमर्स चाहते भी यही है। अगर आप किसी दुकान पे जाओ कि गुड या सर्विस खरीदने या सर्विस लेने, तो जितनी अच्छी तरह आपको वो दुकानदार ट्रीट करता है, आप अगली दफा उसी के पास आओगे अगर उसने आपको अच्छी तरह ट्रीट किया है। अगर उसने आपसे जान छुड़वाई है या वो आपसे अनॉय हो रहा है, तो आप कहोगे कि अच्छा यार मैं इसके पास क्यों जाऊं, और भी इतनी ज्यादा शॉप्स है, मैं उनसे जाके कोई ना कोई चीज खरीद लूंगा। उसके बाद गाइज हमारे पास आते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उससे मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड गुड्स बना सको, जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब सप्लायर्स क्या चाहते हैं? सप्लायर्स चाहते हैं कि यार आप उनको टाइम पे पे करो, उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करो, उनकी पेमेंट्स को डिले ना करो, और उनको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर देते जाओ। ठीक है? उनका काम होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने आपको अच्छे गुड्स प्रोवाइड करने हैं। उन्होंने आपको कोई दो नंबर चीज नहीं देनी, जो जितना वो कह रहे हैं उतना ही प्रोवाइड करना है, जिस क्वालिटी का कह रहे हैं उस क्वालिटी का ही सामान प्रोवाइड करना है आपको। तो दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है? क्योंकि अगर आपके सप्लायर के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो फिर ही वो मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा। मुश्किल वक्त का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एकदम बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ गई है, तो वो आपको साथ ज्यादा सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, अगर तो करेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो वो आपको नहीं देगा ज्यादा चीजें। फिर एक और बड़ी जरूरी चीज होती है, गाइस सप्लायर्स से ना जनरली बिजनेसेस क्रेडिट पे सामान लेते हैं। क्रेडिट पे सामान लेने का मतलब है कि आप उनसे सामान ले लेते हो और आप उनको कहते हो कि अच्छा यार जब हम इससे प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट बेच देंगे, तो फिर हम आपको उस टाइम पे पैसे दे देंगे। तो अगर आपके सप्लायर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो हो सकता है सप्लायर आपको लॉन्ग क्रेडिट पीरियड्स दे दे। सप्लायर के अच्छा यार चलो मुझे 6 महीने बाद पैसे दे देना, आप तो मेरे बड़े रेगुलर कस्टमर, बड़े अच्छे आदमी। अगर आपके उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो हो सकता है वो आपको कहे कि भाईजान मुझे 1 वीक के अंदर अंदर अपने पैसे वापस चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप विद द सप्लायर। जनरली सबके साथ अच्छे रहना है आपने, नॉट जस्ट इन बिजनेस लेकिन इन रियल लाइफ एज वेल।
रियल लाइफ में गाइज आप लोग जितना लोगों के साथ अच्छा रहोगे, जितना लोगों को काइंडनेस से ट्रीट करोगे, जितना लोगों के सामने हम्बल होगे, उतना ही आपको फायदा होगा। ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, इसको अपनी जनरल लाइफ के अंदर अप्लाई करो। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी वेटर से बात करते हो, किसी जैनिटर से बात करते हो, किसी से भी बात करते हो, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार आप बहुत एरोगेंट हो या आपकी ईगो बहुत ज्यादा है। आपने उनको हमेशा ह्यूमिलिटी से, प्यार से, आराम से मिलना है, एंड इट विल टेक यू टू प्लेसेस इन लाइफ। ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ यू ट्रीट अदर पीपल। ओके, नंबर 3। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं लेंडर्स। गाइस, लेंडर्स वो लोग होते हैं जो आपको फाइनेंस देते हैं, जो आपको उधार देते हैं, जो आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इसके अंदर बैंक्स आ जाते हैं, इसके अंदर इंडस्ट्रियल लोन्स जो बैंक्स आपको देते हैं वो चीजें आ जाती हैं, स्पेशलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। ऑल दीज पीपल आर इंक्लूडेड इन लेंडर्स। अब ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग आपको पैसे देंगे एंड दे वांट कि आप इनको ज्यादा रिटर्न दो इनकी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट। वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, बैंक्स वगैरह है तो इंटरेस्ट पे करोगे आप उनको। अगर कोई इन्वेस्टर वगैरह है तो फिर आप उसको प्रॉफिट्स दोगे। और वो चाहते हैं कि यार हमें ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट्स मिले। जितनी कंपनी तरक्की करेगी, जितनी कंपनी ग्रो करेगी, उतना ही इनको ज्यादा फायदा होगा। इनका काम है आपको टाइम पे पैसे प्रोवाइड करना ताकि आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस रन कर सको। ऑलराइट, ये हो गए लैंडर्स। देन एट नंबर 4 वी हैव गवर्नमेंट्स। गाइस, गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो लॉज एंड रेगुलेशंस पास ऑन करती हैं व्हिच प्रोटेक्ट द कस्टमर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द एम्प्लॉइज फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये इनकी इस तरह के लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अच्छा यार आप जो है आपने वर्कर्स को सेफ वर्किंग कंडीशंस देनी है। आपने जो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट के अंदर वही होना चाहिए। प्रोडक्ट के अंदर कोई इलीगल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती हैं। अच्छा, अब बिजनेस को इफेक्ट करती हैं थ्रू सब्सिडीज और टैक्सेस। ठीक हो गया, दीज आर द टू थिंग्स जिस तरह जनरली गवर्नमेंट्स आपको इफेक्ट कर सकती हैं। आइदर दे कैन प्रोवाइड यू विद सब्सिडीज जिससे आपको फायदा होता है, आपको ग्रांट्स मिलती हैं। सब्सिडीज आर बेसिकली ग्रांट्स जो गवर्नमेंट देती है इन ऑर्डर टू हेल्प बिजनेसेस। या टैक्सेस। टैक्सेस अगर गवर्नमेंट ने आपकी प्रोडक्ट को डिस्करेज करना है, सिगरेट्स अगर आप बेच रहे हो तो गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देगी। अगर आप कोई अच्छी चीज बनाते हो तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला हिसाब किताब। जो बेसिकली गवर्नमेंट है वो चाहती है कि आपका बिजनेस ग्रो करे, फ्लरिश करे। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, तो इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ जाएगा। जीडीपी गाइस बेसिकली होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो चीजें होती हैं जो एक साल के टाइम के अंदर आपके मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं। जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। ठीक हो गया। और ये बिजनेसेस जो हैं ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतनी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। अच्छा जी। फिर दे सेफ गार्ड्स कंज्यूमर्स फ्रॉम थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, और वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू लेबर लॉज। लेबर लॉज ये होते हैं कि आपने अपने वर्कर्स को मेडिकल इंश्योरेंस देनी है, आपने अपने वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना है, आपने अपने वर्कर्स से एक्स्ट्रा काम नहीं करवाना। गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी सोसाइटी सेफ रहे, सोसाइटी फ्लरिश करे, सोसाइटी में कोई इलीगल काम ना हो रहा हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो रही हो, किसी भी पार्टी के साथ ज्यादती ना हो रही हो। उसके बाद वी हैव लोकल कम्युनिटी। तो जब हम लोकल कम्युनिटी की बात करते हैं ना, तो लोकल कम्युनिटी प्रोवाइड सर्विसेज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर टू द बिजनेस। वो चाहते हैं कि यार बिजनेस जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करे। दीज आर द थिंग्स दैट द लोकल कम्युनिटी और द सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। लोकल कम्युनिटीज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में एक जगह पे रहते हैं। जिस तरह एक किसी सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। वो क्या चाहते हैं बिजनेस से? वो चाहते हैं कि बिजनेस पोल्यूशन ना करे, बिजनेस उनके लोगों को जॉब प्रोवाइड करे, बिजनेस जो है सोसाइटी में कोई इलीगल काम ना करे, जो जनरली लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी में, उस एरिया में, उनका ख्याल करे। लोकल कम्युनिटीज में रिलीजियस कम्युनिटीज आ जाती हैं, नेबरहुड्स आ जाते हैं, बिजनेस कम्युनिटी आ जाती है। तो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनकी ना आपस में जो गोल्स और एम्स है कभी कभी वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और आज हम उनको देखेंगे कि व्हाट दोज कॉन्फ्लिक्ट्स आर। सबसे पहले गाइस, जो ओनर्स होते हैं एक बिजनेस के, एक कंपनी के, उनको चाहिए हाई प्रॉफिट्स। ठीक है, जो हाई प्रॉफिट्स है तो इसका मतलब उन्हें अपनी कॉस्ट स्लो करनी पड़ेंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक और स्टेक होल्डर ग्रुप है जो इस बात से इफेक्ट होता है, वो है वर्कर्स। अब जो वर्कर्स हैं
वो बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। वर्कर्स वांट कि यार हमें ज्यादा पैसे मिले बिजनेस से, लेकिन अगर आप वर्कर्स को ज्यादा पैसे दोगे तो आपकी कॉस्ट हाई हो जाएगी, क्योंकि सैलरीज आर अ बिग कॉस्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो ओनर्स वांट लो कॉस्ट, लेकिन वर्कर्स वांट हायर सैलरीज, जिसका मतलब है हायर कॉस्ट। तो यहां पर इनके कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। देन वी हैव अनदर कॉन्फ्लिक्ट। ओनर्स जो हैं वो कॉस्ट शिफ्ट करना चाहते हैं कस्टमर्स के ऊपर। वो कैसे? बाय इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस। वो कहते हैं कि अच्छा यार चलो, अगर हमने वर्कर्स को खुश करना है, वर्कर्स को ज्यादा वेजेस देनी है, तो लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, ताकि हमारे प्रॉफिट्स भी वही रहे और वर्कर्स को सैलरीज भी ज्यादा मिल जाए। अब उससे क्या होता है, कस्टमर्स तो हैं, उनको तो चाहिए सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट। वो तो कहते हैं भाई हमें जितना सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बेच सकते हो उतना बेचो। जब कस्टमर्स को आप अब कस्टमर्स आपकी सस्ती चीज मांगते हैं, जब आप उन्हें सस्ती चीज देने जाओगे तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दिस इज अनदर वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद अब जो बिजनेसेस है ना, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कि बिजनेसेस चाहते हैं अपनी कॉस्ट कम करना। कॉस्ट कम करने के चक्करों में बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस जो है चीप प्रोडक्शन मेथड्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वो अच्छी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मशीनरी नहीं लेके आते। वो कहते हैं अच्छा यार पुरानी सस्ती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, जो बेशक पोल्यूशन बहुत ज्यादा करती है लेकिन कॉस्ट कम है। ठीक है, कॉस्ट कम है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा करती हैं। जब वो पोल्यूशन करती हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो सोसाइटीज हैं, वो इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट होती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि भाई हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर सफाई रहनी चाहिए। ये कंपनी पोल्यूशन क्यों कर रही है? कंपनी कॉस्ट कम रखना चाह रही है। कम्युनिटीज को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमारी जगह को पोल्यूट ना करो, जहां पर आपने फैक्ट्री लगाई हुई है यहाँ पोल्यूशन मत करो, अच्छी महंगी मशीन्स लेके आओ। गाइस अब एक और कॉन्फ्लिक्ट जो आता है वो हमारा आता है मैनेजर्स का शेयर होल्डर्स के साथ। अब मैनेजर्स क्या चाहते हैं? मैनेजर्स चाहते हैं कि यार जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमा रहा है ना, वो प्रॉफिट्स हम दोबारा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दें, ताकि बिजनेस ग्रो करे, एक्सपैंड करे। ठीक है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स चाहते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कहते हैं भाई प्रॉफिट्स जो आ रहे हैं वो सारे हमें दे दो इन फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, अगर आप सारे प्रॉफिट्स डिविडेंड के तौर पे रख दोगे, रिटेन्ड प्रॉफिट्स बचेंगे ही कोई नहीं, तो फिर एक्सपेंशन कैसे होगी? लेकिन अगर आप सारे पैसे एक्सपेंशन में लगा दोगे, शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं दोगे, तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अकर अमंगस्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। एक छोटा सा नोट है गाइज, इसको याद रखिएगा। हम जब रिकमेंडेशन देते हैं ना, तो हम कभी कभी कहते हैं कि जो आपकी एक्सपेंशन है ना, वो आपको उस टाइम पे करनी चाहिए जिस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जब सारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उस टाइम एक्सपेंशन से फायदा होगा आपको। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो सर्वाइवल है या कॉस्ट कटिंग वाली टेक्निक्स हैं, उनको उस टाइम पे करना चाहिए जब इकोनॉमिक डाउनफॉल आ रहा है, कोई मसला चल रहा है आपकी इकोनॉमी में, कोई पेंडेमिक चल रहा है, तो इस टाइम पे आपको सर्वाइवल मोड में चले जाना चाहिए। आपको अपनी कॉस्ट कम करनी चाहिए और आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप कोई एक्सपेंशन या ग्रोथ वगैरह नहीं कर रहे। गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहले उनका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। वो चाहते हैं कि यार हम इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर उसको कम करें, और जो आपके अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं उनके ऊपर हम डेवलपमेंट करें, उन एरियाज को इम्प्रूव करें। ठीक है, बेसिकली वेलफेयर का काम करते हैं। फिर सर्विस देते हैं। दे सर्व द सोसाइटी by providing public goods and merit goods, street lights, defense, healthcare, education, roads, infrastructure, utility provision। ये सब चीजें गवर्नमेंट करती है जस्ट टू सर्व द इकोनॉमी। एंड लास्टली एंड पे उनका होता है फाइनेंशियल। अक्सर वैसे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, लेकिन उनका थोड़ा सा होता है फाइनेंशियल मोटिव। वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट्स आ जाते हैं, अगर हमारी कोई सर्विस ऐसी है जो हमें पैसे ज्यादा दे रही है, तो हम उन पैसों को दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे सोसाइटी के अंदर और बिजनेस को ग्रो करवाएंगे, बिजनेसेस को ग्रो करवाएंगे, अपने सोसाइटी को इम्प्रूव करवाएंगे। गाइज अब हम लोग ना एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे between the objectives of private sector and public sector. Guys, when we talk about public sector,
तो हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर जो है, जो जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट है वो कंपनी की वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है, वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए काम नहीं करती। जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो, तो इस चीज को अचीव करने के लिए अक्सर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करना शुरू कर देते हैं, विच माइट बी इनएफिशिएंट, लेकिन इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए दे डू दिस। फिर दे प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज जो जरूरी चीजें हैं, नीड्स हैं, वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लोकल ट्रांसपोर्ट हो गया, यूटिलिटीज हो गया। यूटिलिटीज के अंदर आ जाती है गैस की सप्लाई, वाटर की सप्लाई, वगैरह वगैरह। एंड लास्टली, हम कहते हैं गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो जो अंडर डेवलप्ड पुअर एरियाज हैं वहां पर अपने आप को इस्टेब्लिश करे, ताकि उन एरियाज को डेवलप किया जा सके, और उन एरियाज के ऊपर काम करती है गवर्नमेंट मेनली। ठीक है गाइज, ये हो गए पब्लिक सेक्टर ऑब्जेक्टिव्स। गाइज, जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इसमें नहीं होती। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमने प्रॉफिट कमाना है। जो भी सर्विस आपको प्रॉफिट नहीं दे रही, जो भी एक्टिविटी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही, आप उसको बंद कर देते हो। कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी होती हैं जो सीएसआर एक्टिविटीज करती हैं। सीएसआर एक्टिविटीज, बेसिकली सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कंपनीज ऐसी एक्टिविटीज करती हैं, ऐसे काम करती हैं जिससे आपकी सोसाइटी को वेलफेयर होता है। सच एज, कुछ कंपनीज रमजान में फूड ड्राइव्स करवाती हैं, कुछ कंपनीज कहती हैं कि हम जो है अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कभी कभी वो सीएसआर भी करती हैं जस्ट टू गेन फेवर विद द पब्लिक। इसके बाद दे वांट टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। गाइस, जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, जनरली पब्लिक कंपनीज के पास ऑलरेडी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, बिकॉज दे आर केटरिंग टू सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। प्राइवेट कंपनीज का गोल होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज का प्रॉफिट मोटिव होता है, और इस प्रॉफिट मोटिव की वजह से दे आर जनरली वेरी एफिशिएंट। ठीक हो गया? जितना वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट कम होती जाए। कॉस्ट कम कैसे होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू? जब उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्टली, प्राइवेट कंपनीज डू नॉट केयर अबाउट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है उनकी प्रोडक्शन से बाकी सारी इकोनॉमी के ऊपर, उनको उसकी परवाह नहीं होती। वो कहते हैं अच्छा यार, अगर इकोनॉमी को हार्म भी हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी बस प्रोडक्शन होनी चाहिए। अब उनकी प्रोडक्शन के वजह से जो है मरीन लाइफ पोल्यूट हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रही है, जो मर्जी हो, वो कहते हैं भाई हमें परवाह नहीं है। इसी वजह से फिर गवर्नमेंट को इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ते हैं कि ये कहीं बहुत ज्यादा भी काम खराब ना करना शुरू कर दें। तो इसी वजह से फिर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, और गवर्नमेंट जो है इनको पोल्यूशन परमिट्स देती है, इनके ऊपर रेगुलेशंस लगाती है कि आपने ये अच्छी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी है जो पोल्यूशन ना करे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक हो गया गाइस? विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड।